स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बुक बूस्टर में। तो हम जीके जीएस का सेकंड सेट लेकर आ चुके हैं। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, जिसको ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं, ज्योतिराव फुले और केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1873 में। ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहां? तो पुणे में। पुणे कहां है? पुणे है महाराष्ट्र में। पुणे है महाराष्ट्र में। यहीं पे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्यों की थी? तो शूद्रों और अस्पृश्यों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। जो भी शूद्र थे और अछूत से उनके साथ भेदभाव होता तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए किया था। एक चीज और है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामगिरी ये किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गुलामगिरी किसकी रचना है? ये भी ज्योतिबा फुले की ही रचना है। प्रश्न है आपके सामने कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन रहा है कि 10वां गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शंस हैं पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या पटना। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु होने के साथ साथ इसके सिखों के अंतिम गुरु भी हैं, क्योंकि इनके बाद जो है गुरु परंपरा का अंत करके इनके पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया है। उसके बाद कोई भी गुरु नहीं हुए। गुरु गोविंद सिंह क्या हो गए? 10वें एंड अंतिम गुरु हैं सिखों के। इनका जन्म कहां हुआ था? पटना में। पटना में 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर मतलब ये 9th गुरु थे, 9वें गुरु थे सिखों के। अगर बोले तो प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम की बात करें तो प्रथम गुरु सिखों के रहे गुरु नानक देव। ठीक है। एक चीज और, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1946, बी 26 नवंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। इतना तो समझ में आ गया कि 46 में ही चुना गया है, 1946 में। अब डेट पता करना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन एक ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। इस डेट को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा के, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? ऑप्शंस हैं फखरुद्दीन अली अहमद, वी गिरी, जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे, ये राष्ट्रपति थे और 5वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन जो अधिकार है इसमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन क्या है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से हमारा ये और ये तीनों फंडामेंटल राइट है। ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट अब नहीं है, पहले हुआ करता था। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब कितने हैं? अब बस 6 हैं। अब 6 मौलिक अधिकार है। इसको क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को एक 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस समय क्या किया गया कि संपत्ति का अधिकार को यहां से मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मतलब किस राज्य से यमुना नदी निकलती है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा। इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान है यमुनोत्री।
यमुनोत्री, नाम से ही पता चल रहा होगा, यमुनोत्री, इसी से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? सबसे प्रमुख सहायक नदी है ये गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक नदी है यह नदी है। यह गंगा से कहाँ आके मिलती है? यमुना प्लस गंगा का संगम कहाँ होता है? यमुना गंगा कहाँ आके मिलती है? ये मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज में। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब किसी किसी क्वेश्चन में यमुना की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदियां, इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 2-3 नदियों का नाम याद रख लीजिए, जैसे केन, बेतवा, चंबल, ये सब इंपॉर्टेंट है। केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात बिहार में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है हुंडरू, काकोलत, धुआंकुंड और मंजरकुंड। इसका सही आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर है हुंडरू। हुंडरू जो है ये बिहार में अवस्थित नहीं है, ये झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है, झारखंड रांची में अवस्थित है। किस नदी के ऊपर अवस्थित है ये है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है ये झरना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है चंबल, कृष्णा, महानदी और हुगली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महानदी। ये बांध किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है देवनागरी, द्रविड़, ब्राह्मी और गुरुमुखी। इसका सही आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी का अर्थ क्या है? गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुंह से निकली हुई वाणी। क्या है अर्थ इसका? गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी, गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? इनमें से कौन है जो कि ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन एवं खनिज लवण, विटामिन और खनिज और रफेज। इसमें से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सभी पोषक तत्व ही, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने वाले मेनली कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इसमें? पत्तियों में उपस्थित छिद्र जिसके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी पेड़ पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें पत्तियों में एक छिद्र उपस्थित होता है, उस छिद्र को कहते क्या है? ऑप्शन है स्टोमाटा, जाइलम, फ्लोएम और क्लोरोप्लास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। इसको रंध्र भी कहते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं, रंध्र, स्टोमाटा। ठीक है, देखिए पत्तियों में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, पत्तियों में उपस्थित होता है, यह है गार्ड सेल्स, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। और इसके चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स से घिरे होते हैं, ये हो जाते हैं एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल कोशिका। अभी इसके बीच में जो ये स्थान है ना, ये वाला, यही है आपका स्टोमा, स्टोमा या स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग है ये। अब देखिए ये हमारा गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमेटल ओपनिंग हो गया, तो इन दोनों को ही मिला के बोलते हैं स्टोमाटा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये गार्ड सेल्स है, ये सब गार्ड सेल्स है, और यही जब फैलता सिकुड़ता है तो ओपनिंग बनता है और बंद होता है। इसी ओपनिंग यानी स्टोमाटा की मदद से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप वर्म के खंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कोल, सिस्टिसर्कस, प्रोग्लोटिक या ऑन्कोस्फेयर। इसका सही आंसर होगा प्रोग्लोटिक। जो टेप वर्म है ना, ये कैसा जीव होता है? ये ओकशेरुकी होता है, ओकशेरुकी मतलब इनवर्टिब्रेट, रीढ़ का हड्डी नहीं होता है इसमें। जैसे हमारे पीठ पे क्या है, रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी इसमें नहीं होता है, ओकशेरुकी। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? मनुष्य और अन्य पशुओं की आंत में, इंटेस्टाइन में मिलता है ये। अगला प्रश्न है, कीट यानी इंसेक्ट सांस लेते हैं किससे? ऑप्शन है गलफड़ा से, नासारंध्र से, श्वास रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। गलफड़ा से तो मछली लेता है, नासारंध्र से हम लोग लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वास रंध्र से, श्वास रंध्र। इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। जो कीट होते हैं इंसेक्ट्स, इनके शरीर पे जो है ना ट्रैकिया का जाल सा बिछा होता है, इसी के द्वारा ये वातावरण से वायु का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है कौन सी, जो कि असुरक्षित यौन संबंध से नहीं फैलती है? ऑप्शंस हैं सिल्फिस, हेपेटाइटिस,
एड्स और गोनोरिया। इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। बाद बाकी सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और सुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स, AIDS, एड्स। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और ये होता किस वायरस से है? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। अगला प्रश्न है कि किस जीव में पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन है यूग्लिना, जीवाणु, मोनेरा और माइक्रोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूग्लिना। यूग्लिना जो है इसमें जंतु के भी लक्षण है, पौधे के भी लक्षण है, इसलिए जंतु और पौधों के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं इसको। जंतु और पौधों के बीच की योजक कड़ी, यूग्लिना क्या है? पौधे का भी लक्षण है और जंतु का भी लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम और आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा सक्रिय है इन सब में। इसको सबसे ऋणात्मक तत्व भी कहा जाता है। सबसे ऋणात्मक तत्व अगर बोले तो वो कौन सा होगा? फ्लोरीन। हैलोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व यही है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है। यानी हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस गुब्बारों में क्यों भरी जाती है? गैस गुब्बारों में क्यों? क्योंकि जो है हीलियम हाइड्रोजन से ज्यादा अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है हाइड्रोजन से हल्की होती है, हीलियम हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्वलनशील नहीं होती, या हीलियम ज्यादा सस्ती होती है। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा, क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। हाइड्रोजन वाला गुब्बारा ज्वलनशील हो सकता है, इसमें विस्फोट हो सकता है। आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि बर्थडे वगैरह में होता है कि गुब्बारे अगर आग के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें विस्फोट हो सकता है, इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? किसकी अलॉय है अमलगम? ऑप्शन है तांबा, सोना, सीसा और पारा। ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पारा। देखिए, पारा में कोई और अन्य धातु मिला देते हैं, अन्य धातु कोई मिला देते हैं तो इसका ही मिश्र धातु क्या बोला जाता है? इससे जो मिश्र धातु बनते हैं उसी को बोला जाता है अमलगम। अमलगम, जैसे कि पारा में आप चांदी मिला दीजिए, इसका उपयोग क्या करते हैं? दांत भरने के लिए किया जाता था, दांत भरने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके बनाता है। ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। तो चूने का पानी क्लोरीन से विक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, यही सही आंसर होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कैसे बनता है। CaOH2, यह क्या हो गया? बुझा चूना, बुझा चूना हो गया। अब इसको किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? क्लोरीन से। क्लोरीन से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनेगा? CaOCl2+H2O बनाएगा। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया क्लोरीन से विक्रिया करके, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी यानी सबसे कम कब होगी? जब वह गुजरेगा निर्वात से यानी वैक्यूम से, पानी से, कांच से या वायु से। किसमें सबसे कम होगा इसका गति? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा कांच में से। जब यह कांच में से गुजरेगा तो सबसे कम होगा। देखिए, इसका जो अधिकतम गति, सबसे अधिक गति होगा वो निर्वात में होगा, मैक्स इसी में होगा। और मिनिमम जो है वो ठोस में गुजरने से होता है। किसी भी ठोस पदार्थ से अगर वो गुजरा तो उसमें कम होगा। देखिए, प्रकाश जो है वो गुजर सकती है निर्वात से या तो किसी पारदर्शी माध्यम से जिससे आर पार हो सके। अब ठोस ऐसा हो जो आर पार जिससे देखा जा सके तो ही गुजरेगा। अब जैसे कोई लकड़ी है तो उसमें से गुजर नहीं पाएगा। तो ठोस में उसका मिनिमम होता है गति और निर्वात में सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को बदल देता है इथाइल अल्कोहल में। ऑप्शंस हैं जाइमेज, माल्टेज, इन्वर्टेज और डायस्टेज। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? किण्वन को जो है बूस्ट करता है, किण्वन को उत्प्रेरित करके इसको चेंज कर देता है अल्कोहल में। किसको बूस्ट करता है? किण्वन को, किण्वन यानी फर्मेंटेशन को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, एडिसन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और जॉनसन प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसका अर्थ है कि निचोड़ने पर एक निम्न विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप है क्या? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा जो है युद्धपोत में या पनडुब्बी में सैनिकों द्वारा दुश्मन शत्रुओं पर नजर रखी जाती है। इस तरह का एक यंत्र होता है। ऐसा होता है, इधर होता है,
अब क्या है कि जैसे पनडुब्बी के अंदर छुपा हुआ है या किसी टैंक में छुपा हुआ है किसी चीज़ में, वहाँ से अपना बिना सर निकाले दूसरे को देखना है। यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, जैसे ये हमारा आँख है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ मानिए कि पनडुब्बी के अंदर है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बाहर क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि दो समतल दर्पण होते हैं जो कि 45 डिग्री पे एंगल पे रखे होते हैं। यहाँ से लाइट प्रवेश करती है, इधर से रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ से आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आंखों तक पहुँच जाती है। तो पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं, शत्रुओं पर नजर रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एंकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है रिले रेस, लंबी कूद, मैराथन दौड़ और जेवलिन थ्रो। इसका सही आंसर हो जाएगा रिले रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित की जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम। असम में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसको कोंगली भी कहते हैं, कोंगली भी कहा जाता है। बहुत ही रंगीन और ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर पुरुष और स्त्री क्या करते हैं? डांस करते हैं। मेन क्या कहता है, धान कटाई के बाद किया जाता है। धान कटाई उत्सव है ये। धान कटाई के बाद ये किया जाता है, एकदम गोल घेरा बनाते हैं, उसमें डांस करते हैं, मस्ती में नाचते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह हर्बल पार्क कहाँ पे है? यह है चमोली में। माना गांव है एक वहाँ पे, चमोली जिला वहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न है, पूरा का अर्थ क्या है, यानी पूरा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, प्रोविजन ऑफ अल्ट्रा एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पॉलिसी ऑफ अर्बन एमिनिटीज, प्रोवाइडिंग अल्ट्रा एमिनिटीज इन रूरल एरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है 2003 में दिया था, किसने? हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम, उनका ये विजन था कि अर्बन एमिनिटीज जितने शहरी सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड किए जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो पूरा का अर्थ क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहां पे स्थित है? भारत में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कहां पे है? ऑप्शंस हैं लिटिल अंडमान, ग्रेट अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप। इससे तो ये आप कंफर्म हो गए होंगे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन वहां पे कहां है? इसका सही आंसर है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर डी।